जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 17 फरवरी 2024 और 17 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं उसे नोट कीजिएगा। अब हर घर करंट अफेयर्स हमें पहुंचाना है ताकि करंट अफेयर्स से आपके नंबर भी जुड़े और साथ में आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व हो, दुनिया भर की नॉलेज भी आपको मिले। दोस्तों, डेली सुबह 6 AM पर हम क्लास लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। क्लास नंबर 808 है। सबसे कम समय में आपको करंट अफेयर्स देता हूं। आपका आधे घंटे में करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि डेली अगर आप आधे घंटे बचाते हो तो पूरे महीने में आपके लगभग 15 से 20 घंटे बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिल रही है भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो देखिए यहां पर भारत को जो रैंक मिली है वो 41। भारत की रैंक क्या है? 41 है। और दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक से पता चल रहा है कि भारत में जो लोकतंत्र है लगातार हर साल घट रहा है। इस इंडेक्स से हमें ये बात पता चलती है। देखिए, ये जो इंडेक्स है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट। तो ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट के द्वारा यहां पे इस रैंकिंग को जारी की गई है। इसमें टोटल 167 कंट्रीज को शामिल किया गया है और लोकतंत्र की रैंकिंग यहां पे एक रिपोर्ट जारी की गई है। और भारत का जो स्कोर है वो है 7.18, 7.18 स्कोर है। और इसके साथ भारत को 41 रैंक मिली है। अब देखिए, सबसे ऊपर कौन सा देश है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, नॉर्वे यहां पे सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो ये आइसलैंड है। और यहां पर तीसरे स्थान पे स्वीडन है। थर्ड प्लेस पे कौन सा देश है? ये है स्वीडन। और स्वीडन का स्कोर 9.26 है। इसके साथ स्वीडन को तीसरा स्थान दिया गया है। देखिए, इस इंडेक्स से आप यहां पर देख पा रहे हैं जो 8 साल से डेमोक्रेसी इंडेक्स पूरे दुनिया में घट रहा है। केवल भारत में ही नहीं, लगातार पूरी दुनिया में एवरेज डेमोक्रेसी इंडेक्स यहां पे घट रही है। आपने देखे कि दुनिया में अभी 2023 का वर्ष जो था वहां पर वॉर चल रहे हैं, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है। इसी को देखते हुए जो अभी यहां पर इंडेक्स जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है दुनिया के अनेक देशों से। अब दोस्तों, यहां पे मैं आपको 2024-2023 में जितने भी रैंकिंग है उसे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं भारत की, और कौन सा देश में प्रथम स्थान पर है। सबसे पहले बात करेंगे जो जनवरी में जारी हुआ है, जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसे बोलते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें भारत का स्थान 93 है, लिखिएगा। और पहला स्थान किस देश को दिया गया? डेनमार्क को। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत को स्थान 66 मिला है और यहां पर 66 प्लेस पर है। पहले स्थान पर यूएई है। देखिए, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं ये है मुकेश अंबानी। अभी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जारी किया गया और इनको दूसरा सबसे, यानी लगातार 2 सालों से इन्हें दूसरा स्थान दिया जा रहा है बेस्ट सीईओ और एमडी के रूप में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया और दोस्तों भारत को यहाँ पे 7th प्लेस मिला है। और यहाँ पे पहले से लेकर तीसरे तक कोई देश नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पे एस्टोनिया और यहाँ पे 6th पे फिलीपींस है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का रैंक 126 है और पहले स्थान पर फिनलैंड है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी किया गया है। भारत को 80 प्लेस मिला है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये ऐसे सारे देश इनको मिला करके पहला स्थान दिया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पीएम मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा की है या दूसरी बार यात्रा गए हैं? तो पीएम मोदी जी यहां पर कतर गए हैं। कहां गए हैं? कतर गए हैं। देखिए, अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में 2 दिन तक लगातार यूएई के बारे में बताया। अब यूएई की यात्रा के बाद ये कतर भी विजिट कर रहे हैं। तो भारत के लिए क्या क्या लेकर के आए हैं, कतर को हमने क्या क्या दिया, आइए जानते हैं डिटेल से भारत और कतर के रिश्तों के बारे में। तो यहां पर आप देखें तो पीएम मोदी ने पहली बार जो कतर की यात्रा की थी 2016 में की थी और अब दूसरी बार 2024 में इसकी यात्रा कर रहे हैं, फरवरी 2024 में। सेकेंड टाइम ही हैज अराइव्ड इन कतर इन फरवरी 2024 ऑन अ सेकेंड विजिट। देखिए, यहां पे अगर मैं आपसे बताऊं जो कतर के आमीर हैं वो कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। ठीक है, कौन है? शेख तमीम बिन
हमद अल थानी, ये कतर के आमिर हैं। आमिर क्या होता है? आमिर जिस प्रकार से हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, सबसे सर्वोच्च पद है, उसी प्रकार से आमिर जो है कतर का सबसे बड़ा पद होता है, उसे आमिर कहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और कतर के आमिर के बीच में मुलाकात हुई, दोनों के बीच में बहुत सारे द्विपक्षीय वार्ता भी हुई हैं। बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है और ऊर्जा है, इन सभी व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई कि दोनों देश मिलकर के आगे इस सेक्टर में बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों बात यहां पे कतर की आई है, तो आपको मैं कतर लेके चलता हूं। आइए देखते कतर कहां पर है। तो ये सऊदी अरब है। अभी पीएम मोदी जी यूएई में थे, आपको पता है दुबई में थे। अब यूएई से थोड़ा आगे इनकी जो फ्लाइट है उड़ करके कतर चली गई। ये छोटा सा देश देख रहे हैं। कतर की सीमा किससे लगी हुई है? देखिए सऊदी अरब से लगी हुई है, देख रहे हैं आप। और यहां पर यमन है, यहां पर ओमान है, ऊपर देखिए कुवैत है, फिर यहां पर इराक है, ये ईरान है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है। तो ये जो देश है आपको याद रखना होगा, इनके कौन कौन से पड़ोसी देश है पूछा जाता है। देखिए कतर की कैपिटल दोहा है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विनर बना था फ्रांस को हरा करके। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी और इसके आमिर मैंने आपको बताया तमीम बिन हमद है और प्रधानमंत्री को है ना मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। देखिए कतर की लोकेशन भारत के रिस्पेक्ट पे आप समझ गए होंगे, ये हमारा भारत है, इधर है कतर। देखिए कतर की जो करेंसी है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो कतर की करेंसी है रियाल। यहां पर जो इनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है नेचुरल गैस और ऑयल, ये दोनों एक्सपोर्ट करते, उससे बहुत ज्यादा इनको रेवेन्यू आता है। यहां पर एक परिवार है जिसका शासन बहुत सालों से चलता आ रहा है और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आमिर बनते हैं। तो 200 सालों से यहां पे अल थानी परिवार का शासन चल रहा है, ठीक है। तो जो आमिर है वो इन्हीं से बिलोंग करते हैं। अब मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता रहा हूं परीक्षा संजीवनी में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको याद होगा वो मुद्दा जब यहां पर मैंने बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो लेकिन अभी भारत के प्रयासों से यहां पर कतर ने सभी भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया है। फांसी की सजा सुनाई थी, इन्हें यहां पर रिहा कर दिया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो देशों के बीच में रिश्ते, हमारे नागरिक यहां पे बच जाते हैं। इसके अलावा फीफा विश्व कप 2022 कहां पर हुआ है? कतर में हुआ। अर्जेंटीना विनर बना था, किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके। देखिए इसके अलावा कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल तक गैस सप्लाई को लेकर के समझौता किया है। भारत से फ्रोजन सी फूड के इंपोर्ट पर यहां पर अभी बैन को हटाया है। भारत पहले फ्रोजन सी फूड को एक्सपोर्ट करता था, तो अब ये है एक्सपोर्ट को यहां पर पहले बैन लगा हुआ था, लेकिन अब यहां से बैन हटा दिया गया है। इसके अलावा अभी AFC एशियाई कप हुआ, मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था, इसमें कतर विजेता बना, कतर में ही आयोजित किया गया था। भारत और कतर के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, ये युद्ध अभ्यास भी पूछा जा सकता है। ये है जायर अल बहर, क्या नाम है इसका? जायर अल बहर अभ्यास होता है जो दो देशों के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते समझते हैं। हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स शी हैज बीन बैंड ऑन हैमर थ्रोअर रचना कुमारी? तो रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगा है। कितने साल का साथियों? 12 साल पर रचना कुमारी पर प्रतिबंध लगा है। आइए मैं आपको रचना कुमारी को दिखाता हूं। तो आप यहां पर रचना कुमारी को देख रहे हैं जो कि हैमर थ्रोअर है, ठीक है, भारत की तरफ से हैमर थ्रोअर है। देखिए किसने बैन लगाया है? तो एक है यूनिट, इसका नाम है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, इसे बोलते AIU। तो दूसरी बार इन्होंने यहां पर इनके ऊपर बैन लगाया। अब सवाल उठता है क्यों बैन लगाया है? तो डोपिंग की वजह से। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत सारी दवाओं का सेवन करते एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जिसको लेकर के नाडा और वाडा बहुत सख्त है। इसी प्रकार से एक और है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, जो नहीं चाहती है कि जो एथलीट है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उनका शरीर जो होता है बहुत तेज परफॉर्म करता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी है और जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको भी यहाँ पे प्रभावित करता है। इस वजह से इन्हें 12 साल के लिए यहाँ पर क्या किया? सस्पेंड कर दिया है। और दोस्तों इसके पहले भी इनका सस्पेंशन हुआ था, 2015 से 2019 तक इन्हें निलंबित पहले भी किया जा चुका है। अब दोस्तों बात यहाँ पे एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की आई है। तो देखिए 2017 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना जो हुई है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा की गई है। इसके जो प्रमुख हैं वो हैं ब्रैड क्लॉथियर। कौन है? ब्रैड क्लॉथियर इसके प्रमुख हैं।
दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पे लेके चलता हूं। अभी यहां पर प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित हुआ है, तो प्लेयर ऑफ द मंथ शामिर जोसेफ और एमी हंटर को घोषित किया गया प्लेयर ऑफ द मंथ। शामिर जोसेफ वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और एमी हंटर आयरलैंड की प्लेयर है। ये महिला कैटेगरी में, ये पुरुष कैटेगरी में यहां पर प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, उसका अभी नेम चेंज हुआ है, नेम चेंज होकर के निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। आप मेरे पीछे सुमित नागल को देख रहे हैं। चेन्नई ओपन का आयोजन किया गया और चेन्नई ओपन में इन्होंने खिताब जीता है पुरुष एकल में। अभी सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें भारत और बांग्लादेश ने दोनों ने मिलकर के पहला स्थान हासिल किया है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है, तो तन्मय अग्रवाल जी के पास सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, चौथा प्रश्न आप सभी के सामने रहा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का जो शुभारंभ है हाल ही में किस राज्य में किया गया? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को राजस्थान राज्य में लॉन्च किया गया। कहां पर? राजस्थान राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो साथियों राजस्थान में क्यों लॉन्च किया गया, क्या फायदा होगा, तो मैं आपको समझाता हूं। अभी देखो विश्वकर्मा लगा हुआ है। अभी मैंने आपको एक विश्वकर्मा योजना ऑलरेडी बताई। जो विश्वकर्मा भगवान थे, हमारे धर्म शास्त्रों में माना जाता है, वो किसके? आर्किटेक्चर के देवता माने जाते हैं। यानी जो हमारे वास्तुकला है उसको बनाने के लिए वो माने जाते हैं, हमारे स्थापत्य कला को बनाने के लिए माने जाते हैं। ठीक है, उन ऐसे देवता है। तो विश्वकर्मा जब भी आएगा तो आप समझिएगा श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए भी। तो अभी प्रेजेंट में हमारे जो श्रमिक मजदूर हैं वो विश्वकर्मा की तरह है, जो आपके घरों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना मजदूरों के लिए और रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्टार्ट की गई है। क्या होगा इससे? तो 60 साल जब इनकी एज कंप्लीट हो जाएगी या उससे ऊपर हो जाएगी तो उनको क्या होगा? जो एलिजिबल लोग होंगे हर महीने उनके 2000 रुपए मासिक पेंशन यहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों इससे क्या होगा? उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा यहां पे बढ़ जाएगी और वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए। अब दोस्तों बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई, एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं। उंगली थेड़ी ओंगर ओरिल योजना, यानी घर बैठे आपके यहां पर सरकारी सेवाएं पहुंचेगी, तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। श्री राम लला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ ने, लेक लड़की प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र ने, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान में लॉन्च हुई है, शक्ति योजना कर्नाटक में, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। राजस्थान के बारे में डिस्कस करते तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसकी एक सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगती, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। इसकी कैपिटल जयपुर है। वर्तमान में इसके गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अभी यहाँ पर 199 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव हुआ था और यहाँ पे भजन लाल शर्मा यहाँ पर क्या बने हैं? इसके मुख्यमंत्री बने हैं। 200 सीटें यहाँ पर हैं। अभी राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा सीटें 25 है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, केवला देव और यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो देखिए भारत की पहली हेलीकॉप्टर जो इमरजेंसी चिकित्सा सेवा है उत्तराखंड राज्य में शुरू की जाएगी। कहां पर साथियों? उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी। तो आप यहां पर देख पा रहे वो हेलीकॉप्टर जो आपकी मदद करने वाला है। तो आप पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है उत्तराखंड, तो भारत की जो पहली HEMS यानी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस लॉन्च की जा रही है उत्तराखंड में। तो हेलीकॉप्टर जो है एम्स में तैनात किए जाएंगे। किसी प्रकार किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को ब्लड देने जाना है, ऑर्गन डोनेशन करना है, तो इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम कर सकते हैं। इसका जो रेंज है 150 किलोमीटर का है। दोस्तों हेलीकॉप्टर जो है ये आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या फिर पहाड़ी इलाका होता है, वहां पर एम्स तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मरीजों की जान समय से बचाया जा सके। आमतौर पर ट्रैफिक में आपको पता है कि एम्बुलेंस भी नहीं क्रॉस कर पाती है और उसे बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। व्यक्ति के लिए 1 सेकेंड ही काफी है
तो अगर किसी व्यक्ति की जान बच जाए तो इस प्रकार की सेवाएं हर जिले में होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए। दोस्तों, भारत में जो प्रथम घटनाएं हुई एक बार उसे पूरा रिवाइज कराता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे बनेगा, हरियाणा में बनेगा। पहला एयर कूल कंडेंसर कहां पे चालू किया गया है, एनटीपीसी में। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित कौन सा राज्य कर रहा है, उत्तराखंड। पहला जो क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर है वो है लीसा। पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है तेलंगाना। पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ। ठीक है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा है। पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल है। दोस्तों, स्टडी कर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आपकी आज की क्लास की जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी क्लास की जो ई बुक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी कर एप्लीकेशन से। आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी कर एप्लीकेशन मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स पे जाएंगे तो वहां से भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स लिखा हुआ वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर टेस्ट भी होता है, क्विज भी होता है, पीडीएफ भी मिलता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने? तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो है बीरेंद्र बंसल। कौन है? बीरेंद्र बंसल साहब एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। तो यहां पर बीरेंद्र बंसल को आप देख पा रहे हैं। तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड जो है इनको नया एमडी बनाया गया है। इसके पहले ये यूएस ऑपरेशन के कंट्री हेड भी थे वीरेंद्र बंसल, और अब बनाए गए एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। तो देखिए एसबीआई कैप्स की स्थापना कब हुई है? तो ये 1986 में इसकी स्थापना हुई है। एसबीआई कैप्स जो है एक प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोल्यूशन देता है कि कैसा पूरे कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोल्यूशन आपको प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो भारतीय स्टेट बैंक है उसके सब्सिडरी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करती है। अब दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की बात आई है तो भारतीय स्टेट बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दिनेश कुमार खारा जी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है और इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। देखिए यहां पर वर्तमान में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी है जो जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों आज के नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको महारत्न कंपनियों के नेम बता रहा हूं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रेजेंट में दोस्तों 13 महारत्न कंपनी है। मैं आपको उस 13 महारत्न कंपनी के बारे में बता रहा हूं। पहला है बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड। चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड। पांचवा है ऑयल इंडिया लिमिटेड। छठवां है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सातवां है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आठवां एनटीपीसी। नौवां है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी। ठीक है, और इसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी जुड़ा हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पूरे मैंने आपको 13 महारत्न कंपनियों के बारे में बता दिया है। साथियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया? तो बोइंग डिफेंस इंडिया के जो नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं निखिल जोशी बनाए गए। कौन है? निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। अब आई निखिल जोशी को मैं दिखाता हूं। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको इतना क्लियर, ये पूरी प्रेजेंटेशन के साथ क्लास होती ताकि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, आप रिलेट कर पाओ। आमतौर पर होता क्या है, सभी क्लास में बस लिखाई होती, छपाई होती है और उसमें होता क्या है कि आप किसी चीज को रिलेट करना चाहते हो तो आपको इमेज के माध्यम से रिलेट कर पाते हो। तो निखिल जोशी साहब आप देख रहे हैं जो कि बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए गए। अब देखिए बोइंग के बारे में मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूं। बोइंग क्या है? तो बोइंग जो है एक अमेरिकी विमान कंपनी है और इसका काम होता है जो जेट है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, उसका डिजाइनिंग करना और उसका मैन्युफैक्चरिंग करना और उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बहुत सारे कंपनी के सीईओ बता रहा हूं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जिस गूगल का आप इस्तेमाल करते हो वो भारतीय मूल के हैं
और भारत से ही पढ़े हुए हैं। इनका नाम है सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन, जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग, अमेजन के हैं एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सीईओ सत्य नडेला जो कि भारतीय मूल के हैं। ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकिरिनो। अभी हाल ही में लिंडा याकिरिनो ने जो है एलॉन मस्क की जगह पर सीईओ का पद धारण किया है। एडोब के सीईओ क्या हैं शांतनु नारायण। एडोब पीडीएफ, एडोब इमेज रीडर, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो आईबीएम के सीईओ हैं वो है अरविंद कृष्णा साहब। देखिए टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं एलॉन मस्क, स्टारलिंक्स के भी सीईओ हैं एलॉन मस्क, और जो ट्विटर है उसके भी सीईओ हैं एलॉन मस्क। स्टारबक्स के सीईओ हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स में आप जाते होंगे कॉफी पीने, तो उसके सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो दोस्तों यहां पर जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और जापान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। देखिए अभी पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर जर्मनी पहुंच गया है। ठीक है, तो जापान ने यहां पर किसको पीछे छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ दिया है जर्मनी ने। ठीक है, भारत की इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर जर्मनी जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। अभी हुआ क्या कि जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी एक क्वार्टर में, एक तिमाही में यहां पर थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम हुआ और जर्मनी ने लीड कर लिया। तो यहां पर जापान की जो अर्थव्यवस्था चौथे प्लेस पर पहुंच गई है और जर्मनी की तीसरे प्लेस पर। अब दोस्तों यहां पर अगर देखें तो वर्ल्ड की जो बिगेस्ट इकोनॉमीज की रिपोर्ट यहां पर पेश की गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि 2028 तक सीन और चेंज होगा। 2028 तक पहले नंबर पे चाइना हो जाएगा, जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यही वजह है कि अमेरिका चाइना के बीच में बहुत ज्यादा टक्कर है। अमेरिका जानता है कि अगर चाइना ने और भी अपने साउथ चाइना सी के देशों को कैप्चर कर लिया तो इसकी इकोनॉमी और बढ़ जाएगी और मेरी दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को लगातार सपोर्ट करता रहता है अमेरिका। तो ये सब कूटनीति है, बात करेंगे बहुत कुछ आपसे। तो थर्ड प्लेस पे भारत पहुंच जाएगा 2028 में, आईएमएफ बताता है। जापान चौथे, जर्मनी 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा 2028 तक, ऐसा प्रोजेक्शन है आईएमएफ का। और प्रोबेबली यही होगा क्योंकि एसबीआई की इको रिपोर्ट में भी पता चला है, बहुत सारे देशों ने प्रिडिक्ट किया है। देखिए प्रेजेंट में अमेरिका की पहली अर्थव्यवस्था है 21.44 लाख करोड़, ये पहले रैंक पर है। फिर है चाइना की दूसरी है, मैंने बताया, और थर्ड प्लेस पर जो है वो थर्ड प्लेस पे आपका जर्मनी है, चौथे प्लेस पर आपका जापान है, 5वें प्लेस पर भारत है। 2.94 लाख करोड़ यहां पर जो है भारत की इकोनॉमी है। क्लियर है? चलो अब दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न की तरफ। प्रबोवो सुबिएंतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? प्रबोवो सुबिएंतो हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों जोको विडोडो की जगह नए राष्ट्रपति बन सकते हैं प्रबोवो सुबिएंतो। इलेक्शन इन्होंने जीत लिया है, दावा भी करेंगे और प्रोबेबली यही राष्ट्रपति नए बनने वाले। तो आप यहां पर अभी देख पा रहे हैं प्रबोवो सुबिएंतो को। इंडोनेशिया में अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है और सुबिएंतो ने अपनी जीत का दावा किया है। सुबिएंतो इसके पहले बड़े पद पर थे, पहले ये आर्मी जनरल थे और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो प्रबोवो सुबिएंतो 8वें राष्ट्रपति होंगे इंडोनेशिया के। अब इनके साथ अगर बात करें उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? जिब्रान राका, ये वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति हैं और उनकी जगह पे प्रबोवो सुबिएंतो बनेंगे। इंडोनेशिया की बात करें तो जब आप साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जहां पर थाईलैंड, म्यांमार इस तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको मलेशिया देखने को मिलेगा। और आप यहां पर ये देख पा रहे हैं, ये है सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री और ये है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। इसकी नई राजधानी नुसंतारा होगी और इसकी करेंसी है रुपया। जोको विडोडो प्रेजेंट में राष्ट्रपति है लेकिन अब वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में। तो बर्नार्डो एरेवेलो ग्वाटामाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सुक्सेस मसरा चार्ट के नए प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क के राजा क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक हैं। विलियम लाइट ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं।
आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा, किस राज्य में कोमुरू वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? इन विच स्टेट हैज द फाउंडेशन ऑफ कोमुरू वैली रेलवे स्टेशन बीन लेड? तो दोस्तों कोमुरू वैली रेलवे स्टेशन की जो आधारशिला रखी गई है अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में रखी गई। कहां पर? तेलंगाना राज्य में यहां पर रखी गई है। ठीक है, तो यहां पर भारत के जो पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, इसके अलावा कल्चरल मिनिस्टर भी जी किशन रेड्डी, और एमपी के जो नए सीएम है वो है मोहन यादव, ये दोनों गए थे। तेलंगाना राज्य के जिले का नाम है सिद्दीपेट जिला, जहां पर कोमुरू वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। यहाँ पे एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा। जो कोमुरू वैली विलेज है बहुत फेमस है, यहाँ पे एक मंदिर है, इसका नाम है कोमुरू वैली मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर। आपको श्रीवल्ली नाम याद आ रहा होगा, वो गाना था तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, तो कोमुरू वैली ये मंदिर है। ठीक है, तो नाम जो है मिलता जुलता है तेलंगाना और यहां से। तो चलिए दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स बताने वाला हूं। प्रेजेंट में 18 रेलवे हेडक्वार्टर्स हैं। रेलवे एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। रेलवे के विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 नंबर पक्का होगा, लेकिन और भी एसएससी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। तो भारत का जो नदर्न रेलवे है न्यू दिल्ली में है, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी में है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है, और पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है। पश्चिम रेलवे कहां पर है? मुंबई में है, और मध्य रेलवे जो सेंट्रल रेलवे है मुंबई है, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में है, और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम में है। तो टोटल 18 रेलवे जोन है जो मैंने आपको बताए हैं, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए दोस्तों चलते हैं, यहां पर हम नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करेंगे। ट्रिपल आर सेशन में पुराने महीनों का रिवीजन करते हैं, और ये आपके लिए एक स्पेशल चीज होती है कि यार पुराना भी हमको याद हो रहा है, ये हमें मिस नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं। चौथा पैरा एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुआ, भारत ने इसमें कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने इसमें 111 मेडल जीते थे। टाटा ग्रुप ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की किस कंपनी की भारतीय इकाई की अधिग्रहण किया है? तो इसका नाम है वेस्ट्रॉन। भारत और किस देश के बीच में काजिंद अभ्यास 2023 हुआ है? तो काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो इसमें पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया, इन तीनों देशों को हटाया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? ये 8 लाख घर बनाए जाएंगे। यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो इसे संगीत का शहर दिया है नाम। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों 16 फरवरी के करंट अफेयर्स का यहां पर रिवीजन करेंगे जो कल आपने करंट अफेयर्स पढ़े थे। आइए देखते हैं। पीएम मोदी जी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां रखी है? तो कहां पे रखी है? दुबई में इसका आधारशिला रखा गया है भारत मार्ट का। काजी नींबू को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया? असम, जो कि नींबू का एक प्रकार है। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने इसे डेवलप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन बताया है। किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट शुरू की गई है? की जाएगी सऊदी अरब। दक्षिण रेलवे की ट्रांस वुमेन टीटी कौन बनी है? इनका नाम है सिंधु गणपति। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? लखनऊ में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के निलंबन सस्पेंशन को हटा दिया है? तो भारत के निलंबन को हटा दिया। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजय कुमार जैन ने पदभार ग्रहण किया। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज लूसेंट जीके में हमने इकोनॉमी के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जो भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी, तो भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो भारत का जो टर्शरी सेक्टर है, यानी जो सर्विस सेक्टर है, जैसे हम लोग टीचिंग करते हैं तो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा यहां पर योगदान देता है। भारत की जो श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो 54% जो है कृषि में लगा हुआ है। भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े और प्रकाशित करने का काम किसके पास है, तो एनएसओ करता है, ठीक है, एनएसओ के पास। भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी वो किस प्रकार की है, वो है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल भारत में बेरोजगारी है, जिसमें एक ही काम पे कई लोग भिड़े हुए हैं और साथ ही साथ ऐसी गरीबी है, उसी चक्र में लोग फंसे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। दोस्तों 17 फरवरी का आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आप बारी है आपके टेस्ट लेने की, तो आइए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। पीएम मोदी जी ने पहली बार कतर की यात्रा किस वर्ष की थी, 2016 में की थी, दूसरी बार 2024 में कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था, कतर में किया गया था। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की स्थापना कब हुई है, 2017 में हुई है। श्री राम लला दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई, छत्तीसगढ़ में से शुरू किया गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु प्लांट किस राज्य में बनेगा, तो ये हरियाणा में बनेगा। एसबीआई के वर्तमान एम्बेसडर कौन है, तो एसबीआई के वर्तमान एम्बेसडर है एमएस धोनी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है, 1955 में इसकी स्थापना हुई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, 93 भारत की रैंक है। बोइंग किस देश की विमान कंपनी है, तो बोइंग अमेरिका की विमान कंपनी है। यूट्यूब के प्रेजेंट में सीईओ कौन है, तो यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। कौन है, नील मोहन। दोस्तों आज का सवाल है आप लोगों के लिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आप मेरे पीछे की इमेज देख रहे हैं, बताना ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में आपको डिटेल से 3 से 4 लाइनें लिखने। बेस्ट कमेंट को कल मैं पिक करूंगा। दोस्तों 16 फरवरी का यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट है। स्नेहा ने टॉप किया, सेकंड रीना, थर्ड शंकर, फोर्थ पूजा, फिफ्थ खिलेश्वर, 6th रिंकी, 7th शालिनी, 8th शांतनु, 9th गायत्री और 10th है पूजा। आप सभी के 40 मार्क्स है, लेकिन केवल सेकंडों का अंतर है, टाइम का अंतर है। स्नेहा ने सबसे तेज आंसर दिए, इस वजह से तो हमारा आपने देखा अगर टेस्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप उसको जरूर दीजिएगा। और जो टेस्ट होता है स्टडी कर एप्लीकेशन पे होता है, डाउनलोड करने के बाद ओपन करना, टेस्ट सीरीज में जाना, वहां पर आपका टेस्ट हो जाएगा। दोस्तों स्टडी कर हमारा एक दूसरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैथ्स की क्लास हो रही है शाम को 7 बजे। आपकी टीम है, आपकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, 60 दिन 60 मैराथन पूरी मैथ्स खत्म कर रही है। और रीजनिंग जो है 60 दिन 60 मैराथन सुरजीत सर पढ़ा रहे 8 बजे, और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके पढ़ा रहे राजेश सर। ल्यूसेंट जीके 10,000 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। ईयरली बुक हमने लॉन्च की, मंथली ई बुक लॉन्च की हर महीने की, वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी ई बुक सेक्शन में, ठीक है। और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट नोट्स एंड फॉर पीडीएफ अपडेट्स। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े, सुबह 6 बजे सभी को शेयर करें और अपने इस कम्युनिटी को सबसे बड़ा कम्युनिटी बनाएं। मिलते दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।